Hello students, welcome back with another video of account revision series and the topic is financial statement of a company. इसके पहले हमने पढ़ लिया था डिवेंचर और शेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में। वैसे तो ये जो चैप्टर है लोगों को समझ में नहीं आता है, पर वो समझना और ना समझना आपके ऊपर है कि आप समझना चाहते हैं उसको अच्छे से कि नहीं समझना चाहते, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका नाम नया है, इसके बारे में आप जानते पहले से हैं, इसको आपने पहले भी पढ़ा है और इसी को ही अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है, इसका नाम बदल गया है। ठीक है, नाम कैसे बदल गया है? अभी हमने 11th और 12th में मिला के दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी। पहला हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप और 12th क्लास में हमने सीखा है पार्टनरशिप का। ठीक है, अब हमें सीखना है किसका? कंपनी का। तो कंपनी में सिर्फ नाम बदल जाता है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनाते थे क्या? प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। और फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। यहाँ पे भी हमें यही दोनों काम करना है, यहाँ पे भी हमें यही दोनों काम करना है। बस हमारे जो नाम है वो चेंज हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहने लगते हैं। ठीक, और वहां सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब हम अपना अकाउंटिंग वहां कर रहे थे पार्टनरशिप पे, तो वहां जब भी हम बैलेंस शीट बनाते थे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहां पे हम किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, फिक्स्ड फॉर्मेट पे नहीं काम करते थे। फिक्स्ड फॉर्मेट का मतलब ये कि जैसे बैलेंस शीट में हम एसेट साइड्स को रिकॉर्डिंग जब करते थे तो उधर कैश मिलता था तो हम कैश को लिख देते थे, डेटर मिलता था डेटर को लिख देते थे, बिल्डिंग मिलती थी बिल्डिंग को लिख देते थे। कहने का मतलब ये कि कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता था कि पहले बिल्डिंग ही लिखना है, फिर डेटर ही लिखना है, फिर कैश ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंपनीज एक्ट 2000 ने एक फिक्स्ड फॉर्मेट हमें दिया है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, कि अब हमें जो रिकॉर्डिंग यहाँ करनी है उस फिक्स्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करनी। मतलब अगर सबसे ऊपर बिल्डिंग को आना है तो बिल्डिंग आएगी। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको ऊपर से नीचे लिख दें। तो सिर्फ चेंज क्या है कि पार्टनरशिप के बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में जब हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे तो वहां उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता था। ठीक है, मतलब चीजों आइटम्स को हमारा जहां मन होता था वहां लिखते थे। कभी हम उसको पहले लिखते थे, कभी हम उसको बाद में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में सिर्फ इतना सा ही चेंज है। काम वही आपको भी यहाँ पे भी करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही चेक करना है और फाइनेंशियल पोजीशन ही चेक करना है। बस बेसिक सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अब हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या हो गया है? फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, आइटम्स की जो प्लेसेस हैं वो क्या है? डेफिनिट है कि इसको यहीं पे लिखना है। बस इतना सा हमारा क्या है? चेंज है। ठीक, देखते हैं चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? सिंपली बेसिकली ये सिर्फ रिपोर्ट्स होती हैं प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी, जो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। क्या प्रेजेंट करती हैं ये रिपोर्ट्स? ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है क्या? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपली क्या होता है? ये एक तरह की रिपोर्ट्स होती हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये जो रिपोर्ट्स कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती हैं ये दो चीज को प्रेजेंट करती हैं। क्या क्या? एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चलती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसे हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते थे या इनकम स्टेटमेंट के नाम से जानते थे। ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कौन? बैलेंस शीट, कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद अ कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वहां पे
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे वो सब फिक्स्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किए जाएंगे। इनका फॉर्मेट क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है, डेफिनिट है कि आपको इसी फॉर्मेट का यूज करना है। मतलब वहां पे आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पर यही काम हम पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में नहीं कर रहे थे। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट सारे आपके वही रहेंगे। मैं जब कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट को तो कॉन्सेप्ट सेम है, सेम तरीका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का, सेम तरीका रहेगा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। बस बदलेगा क्या, बदलेगा सिर्फ फॉर्मेट। ठीक है। अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का जो पूरा सेट होता है बेसिकली इंक्लूड्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो पूरा सेट होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले है बैलेंस शीट, उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है नोट्स टू अकाउंट, चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। ये दोनों अकाउंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा था बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और पार्टनरशिप में हम इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे क्या, ये स्टेटमेंट है तो नाम के आगे क्या लग गया है, स्टेटमेंट लग गया है। ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हम क्या बताते हैं, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। किस चीज का फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, कि हमारे बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, ये बताता है फाइनेंशियल पोजीशन को बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। दूसरा अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बताता है क्या, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितना हमने लॉस। ठीक है। तीसरा है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट ये नया शब्द है आपके लिए। नोट्स टू अकाउंट क्या है, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले करता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज सपोर्टेड बाय नोट्स टू अकाउंट। ये जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, ठीक है, ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसके सपोर्ट करता है नोट्स टू अकाउंट। एज अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें, जो भी आइटम्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट, जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट। चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है हमें, इट शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी, बिजनेस के जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट हैं, उसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज की स्टडी करता है। इनफ्लोज के बारे में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे कहाँ कहाँ से पैसा आया है और कहाँ कहाँ को पैसा गया है। ठीक है, हमारे यूसेस क्या है उसके, ठीक है, उसके सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से इनफ्लोज हो रहा है और कहाँ कहाँ से आउटफ्लोज हो रहा है। इनफ्लोज का मतलब अंदर की तरफ आना, आउटफ्लोज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 अकाउंट्स का सेट है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली जो चैप्टर आपका 8 है, ये पूरा थ्योरी का चैप्टर है और इसमें सिर्फ आपको रटना है। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन है वो अभी हमको जो यूज करने हैं, हमें बैलेंस शीट बनाना सीखना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर पे आता है, ये पेपर पे आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि इतना आसान है बनाना कि आपके फ्री के नंबर है, तो इसको आपको सीखना है। ठीक है, और इसमें फॉर्मेट का डिस्कशन हुआ है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना, नोट्स टू अकाउंट की जरूरत नहीं है हमें भी। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो एक सेपरेट चैप्टर ही है, उसको हम बाद में देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मतलब कहने का ये कि यहाँ आपको इस चैप्टर में जो ध्यान देना है वो है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर नंबर 8 पे सिर्फ आपके फॉर्मेट्स का डिस्क्रिप्शन है कि फॉर्मेट कैसे होते हैं। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, उसका फॉर्मेट क्या है, ये आपको फॉर्मेट रखना है। ठीक है, दूसरा यहां से क्वेश्चन जो अराइज होता है, तो देखिए अब जितने भी इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, रेशियो हो गया, कैश फ्लो हो गया, यहां से आपके 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। पहला बनता है क्या, फीचर्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स,
उसके बाद इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। ठीक है, फीचर्स हम कहते हैं कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट, पर जो कहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है और लिमिटेशन है और इंपॉर्टेंस है, ये 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से, अब आगे आने वाले चैप्टर से अराइज होंगे। और अगर किसी चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि हमने जो 4 क्वेश्चंस की बात की है, इन चारों क्वेश्चंस में कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब 4 आपको थ्योरी के क्वेश्चंस रेडी करने, तैयार करने, पढ़ने हैं। ठीक है, उन चारों क्वेश्चंस की बात हम यहाँ पे करेंगे, चारों को हम समझेंगे और चारों को देखेंगे कि क्या क्या है, होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएं, फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले विशेषता है दे रिलेट्स टू पास्ट पीरियड, दस दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये पास्ट पीरियड से रिलेट करता है, पास्ट पीरियड से रिलेट करता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। और इसका मतलब आप पास्ट पीरियड, जैसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना देखेंगे, सीखेंगे, वैसे ही आपको पास्ट पीरियड का मतलब समझ में आएगा। पास्ट पीरियड का मतलब है कि यहाँ पे जो डाटा लिया जाता है, जब एनालिसिस हम करेंगे, यहाँ पे जो डाटा लिया जाता है वो करंट ईयर का भी लिया जाता है और प्रीवियस ईयर का डाटा लिया जाता है। प्रीवियस ईयर के डाटा से करंट ईयर को डाटा को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स रिलेट करता है, इसलिए इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल वर्ड ही लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल का मतलब ही होता है क्या, मनी से रिलेटेड। फाइनेंशियल का मतलब ही होता है मनी से रिलेटेड। और हमने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि अकाउंट्स में कोई भी रिकॉर्डिंग तब तक नहीं होगी या जब तक कि वो मनी टर्म्स में कन्वर्ट ना किया जा सकते या मनी टर्म्स में एक्सप्रेस ना किया जाए, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तीसरा है दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है थ्रू बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है क्या, बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या बताता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मेरे मतलब है, स्टेटमेंट ऑफ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमें एक तरह की रिपोर्ट्स है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे उनका क्या है, बनाने का तरीका बदल गया है। ठीक है, बनाना हमें अभी भी बैलेंस शीट ही है, बनाना हमें अभी प्रॉफिट इन लॉस ही है, बस अब हमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड किया है कंपनीज एक्ट 2013 ने, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, आइटम्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, रिपोर्ट्स है, ये सिर्फ क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। हम बात करते हैं कुछ थ्योरी एस्पेक्ट्स की। तो जैसे हमने बताया कि 4 क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर से या नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर से। एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया और लिमिटेशंस हो गया। ठीक है, और कोई अगर डिफरेंस मिलता है तो वो भी। तो चलिए सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आखिर इसको बनाने के पीछे वजह क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ascertaining the result of business operation। ascertaining the results of business operation। ascertaining का मतलब क्या होता है, ascertaining का मतलब होता है जानना। ascertaining का मतलब होता है जानना। क्या जानना चाहते हैं हम बिजनेस ऑपरेशंस, जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस का रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है उसकी। रिजल्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट आइदर लॉस। 2 तरह के रिजल्ट्स होते हैं जो भी हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं, या तो हमें बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, या तो बिजनेस में हमारा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो ये जानने के लिए किए जाते हैं कि हमारे बिजनेस का, जो भी हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस का हमारे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम बिजनेस को आगे रन करेंगे, आगे हम बढ़ाएंगे, चलाएंगे, और अगर लॉस होगा तो बिजनेस को फिर हम क्या करेंगे, शट डाउन करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, दूसरा है ascertaining the financial position। ascertaining the financial position,
ठीक है। असरटेनिंग का मतलब हमने बताया, असरटेनिंग का मतलब होता है क्या, जानना। क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन का पता हमें कहाँ से चलता है, बैलेंस शीट से। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता कहाँ से चलता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तीसरा है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर की जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाते हैं, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें जानना है, वो पता चलता है हमें कहाँ से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स बहुत सारे लोगों के यूज में आती है, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हों चाहे वो इंटरनल यूजर्स हों, ठीक है। चौथा है हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हेड्स हैं, उन्हें कोई भी मैनेजरियल डिसीजंस लेना है तो मैनेजरियल डिसीजंस कहाँ से लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस से लेंगे। जो भी उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस होगी, कि वेदर चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, ठीक है, या चाहे कोई अन्य प्रकार का डिसीजन हो, कोई भी अगर उन्हें डिसीजंस लेना है तो अपने रिजल्ट से, जो भी उनका बिजनेस ऑपरेशन से जो भी उनका रिजल्ट्स होगा, जो भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस होगी, उसे एनालिसिस करने के बाद ही, उसे एनालिसिस करने के बाद ही वो कोई भी डिसीजंस ले पाएंगे कि उन्हें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे उन्हें एक्सेस फंड का यूज करना है। ये सारे जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटेड होते हैं, वो सब कहाँ पे किसके द्वारा होंगे, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस स्टडी करने के बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। तो ये हेल्पफुल होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है, कंपनी को कोई भी डिसीजंस लेने हैं, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो हेल्पफुल या डाटा प्रोवाइड करती हैं डिसीजंस लेने में। चौथा है एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी। एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि एक आईना होता है सॉल्वेंसी को चेक करने का कंपनी की, कि सॉल्वेंसी कैसी है, ठीक है, वेदर कंपनी अपने लाइबिलिटीज को पे कर पा रही है कि नहीं पे कर पा रही है, ठीक है। अगर अपने लाइबिलिटीज को टाइमली पे कर पा रही होगी तब तो बढ़िया है सॉल्वेंसी, लेकिन अगर अपने लाइबिलिटीज को पे करने में असमर्थ होगी तो सॉल्वेंसी उसकी क्या है, सही नहीं है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद, ऑब्जेक्टिव्स के बाद है हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, कौन कौन इसकी इंपॉर्टेंस या इसका उपयोग करता है, कौन कौन इसके फायदे लेता है, किसको किसको इसकी जरूरत पड़ती है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसे किसे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं उसको आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता एक्सटर्नल यूजर्स भी करते हैं, एक्सटर्नल यूजर भी इसकी इंपॉर्टेंस या इसको यूज करते हैं, और इंटरनल यूजर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, कंपनी के बाहर के लोग, ठीक है, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं, इंटरनल यूजर्स में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, लेबर्स हो गए, इंप्लॉइज हो गए। तो इंपॉर्टेंस में हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं और कुछ हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हमने लिया है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा इंटरनल यूजर के अंदर आता है। अब मैनेजमेंट को क्या जरूरत पड़ती है इस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्या उपयोगिता होती है। अभी अभी हमने बात की कि मैनेजमेंट को कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई भी मैनेजरियल डिसीजन लेना है, तो उसे जरूरत पड़ती है किसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, क्योंकि उसे एनालिसिस करके ही मैनेजरियल डिसीजंस लेने संभव है। तो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, मैनेजमेंट इसका यूज करता है फॉर हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन। दूसरा है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स ऑफ अ कंपनी। जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी पे वो होते हैं कौन, शेयर होल्डर्स। अब हमें अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम उस कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम उस कंपनी के बारे में, खास तौर पर जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर जानना चाहता है कि उसके प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो जरूर ही देखना चाहेगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, ठीक है। तो शेयर होल्डर उसके प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता है, ठीक है, और सारी चीजें चेक करता है बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे शेयर होल्डर को भी यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स
प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी। तीसरा है इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या जरूरत होती है? क्रेडिटर्स जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक हो गया, कोई भी जब क्रेडिट प्रोवाइड करता है कंपनी को, कोई भी जब क्रेडिट प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो वो उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एनालिसिस करके ये जानना चाहता है कि क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को, जो भी उसकी लाइबिलिटीज, उन लाइबिलिटीज का टाइमली पेमेंट कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो टाइमली पेमेंट कर रहा होगा मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो सही है, और जब उसकी क्रेडिबिलिटी सही है तो उसे क्रेडिट देने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन अगर वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट सही समय पे नहीं कर पा रहा होगा, टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा होगा, और तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या होगी? सही नहीं होगी। तो क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर कंपनी का रवैया क्या है। ठीक है, कंपनी अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये जानना चाहते हैं क्रेडिटर्स बिफोर ग्रांटिंग अ क्रेडिट, क्रेडिट देने के पहले। चौथा है लेबर और एम्प्लॉइज। इंपॉर्टेंस लेबर और एम्प्लॉइज को क्या इंपॉर्टेंस होता है इस रिपोर्ट का? क्या होता है कि कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जो भी लेबर और एम्प्लॉइज काम करते हैं तो उनका जो भी रेम्यूनरेशन होता है वो डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, बिजनेस का साइज बड़ा है तो उनकी जो रेम्यूनरेशंस होंगी, उनके जो वेजेस होंगे, उनके जो सैलरीज होंगी वो क्या होंगी? हाई होंगी। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा उनके रेम्यूनरेशन में भी इंक्रीमेंट लगता जाएगा। तो ये जानना चाहते हैं लेबर और एम्प्लॉइज कि आखिर बिजनेस जो जिस बिजनेस के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए भी वो काम कर रहे हैं, वो कैसे ऑपरेट हो रही, वेदर इट इज इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। अगर वो इंक्रीजिंग रेट में होगी, ठीक है, उनका बिजनेस बढ़ रहा होगा, साइज उनका बड़ा हो रहा होगा, तो फिर क्या करेंगे? हाई वेजेस या हाई रेम्यूनरेशन की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे कंपनी के सामने। तो इसलिए इनको भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। चौथा है इंपॉर्टेंस टू नेशन या गवर्नमेंट। नेशन को क्या जरूरत होती है? नेशन को, जैसे हमारी कोई भी कंपनी है, अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो कंपनी के ग्रोथ का मतलब है कि हमारे नेशन का भी ग्रोथ हो रहा है। अब जब कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी का साइज बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लेविट करती है कंपनीज के ऊपर, तो क्या टैक्स रेट होनी चाहिए, ठीक है, कितना टैक्स चार्ज करना है, ये देखने के लिए कंपनी टैक्स सही पे कर रही है नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्स की चोरी कर रही है। ये सारी चीजें जानने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का यूज करती है। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेशंस। कमियां क्या हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कमियां क्या क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहली कमी होती है इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। अभी जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो यहाँ पे डाटा यूज होते हैं वो पास्ट डाटा होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे पास्ट डाटा होते हैं। करंट डाटा, एकदम करंट के डाटा वो नहीं होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डाटा का यूज करता है यहाँ पे, इसकी एक कमी है। मतलब ट्रू पोजीशंस को, करंट की ट्रू पोजीशंस को डिपिक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट ईयर के डाटा का रिकॉर्ड यूज करते हैं, इस कारण से ट्रू पोजीशन को डिपिक्ट नहीं करता है। दूसरा है स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जैसे विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का सीधा सा मतलब होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना। रिपोर्ट्स का साथ छेड़छाड़ करना मतलब ये कंपनी यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार, कंपनी यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार वो रिपोर्ट्स के साथ क्या करती हैं? विंडो ड्रेसिंग करती है, रिपोर्ट्स का तो छेड़छाड़ करती हैं। कब उन्हें अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना है, कब उन्हें अपने प्रॉफिट को कम दिखाना है। मतलब कहने का ये कि जरूरी नहीं कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को ही शो करें। जैसी उनकी इंपॉर्टेंस होगी, जैसी उनकी आवश्यकता होगी, जैसी उनकी जरूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट्स में क्या करती है? छेड़छाड़ करती रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इग्नोर क्वालिटेटिव aspects, that is non monetary factors are ignored। ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स है, क्वालिटेटिव और मॉनेटरी फैक्टर्स और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। अकाउंटिंग में यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था, जब फीचर्स पढ़ा था, कि दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशन हो गया, कस्टमर कंज्यूमर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इनको क्या करती है कंपनी? इग्नोर कर देती है, इनका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं होता है, सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर को यूज करते हैं यहाँ पे। इस कारण से
इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो इनको ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ये इसकी क्या है, कमियां हैं। चौथा पॉइंट है डस नॉट डेपिक्ट द ट्रू पोजीशन। जैसे हमने अभी अभी बात की कि ये पास्ट ईयर के डाटा से एनालिसिस किया जाता है, इसका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो जब पास्ट ईयर के डाटा, हिस्टोरिकल डाटा का हम यूज करते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट में कोई एसेट दिख रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड है। आज वो एसेट अगर हम बेचें तो कितने में उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, करंट वैल्यू उसकी क्या होगी, वो सही हमें डेपिक्ट नहीं होती, और सही हमें पता नहीं चलता है, जिस कारण से ये ट्रू पोजीशन को डेपिक्ट नहीं कर पाता है। ये इसकी क्या है, कमियां हैं। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि डाटा यहाँ जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं, इस कारण से ट्रू पोजीशन को डेपिक्ट नहीं कर पाता है। इट इज ओनली अ रिपोर्ट, इट इज ओनली अ रिपोर्ट। इसका मतलब है कि ये सिंपल सी एक रिपोर्ट होती है जो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और यहाँ पे कंपनी के बताया तो जाता है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, पर जो ये रिपोर्ट बताई जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ये एक्चुअल में एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं होती है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दिखाई जाती है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन दिखाया जाता है, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। अगला पॉइंट है इन्फ्लुएंस बाय अ पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब है कि जो भी ये अकाउंटिंग करता है, जो भी ऑडिटिंग करता है, जो भी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, तो वो अपने जजमेंट वहां पे थ्रो करता है, अपने जजमेंट को वहां पे लगाता है। और हर ह्यूमन का जजमेंट जो होता है वो अलग होता है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अफेक्टेड बाय अ पर्सनल जजमेंट। जो भी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं वो पर्सनल जजमेंट्स पे इफेक्ट डालती है, मतलब पर्सनल जजमेंट के कारण इफेक्ट डालती है, ड्यू टू द ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने थे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आएगा, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करना है, उसके हेड्स और सब हेड्स याद करने हैं। सब हेड्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हो सकता है 1-2 नंबर में पूछा जाए, तो आपको सब हेड्स जरूर याद करने हैं। बैलेंस शीट के हेड्स की इक्विटी, उसमें करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है, करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, सब हेड्स लर्न करने हैं। मतलब बैलेंस शीट आपको याद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो इस चैप्टर से कि हम सारे मार्क्स गेन करें, जो भी क्वेश्चंस आए, तो आपको बैलेंस शीट 100% लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही याद करने का है, पूरा चैप्टर ही याद करने का है। आगे हम पढ़ेंगे कॉमन साइज और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, तो वहां पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पर यहाँ ये जो चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, चैप्टर नंबर 8, यहाँ पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा, याद, मतलब रट्टा मार के आपको सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमने 2 फॉर्मेट की बात की थी कि हमारे इस चैप्टर में हमको 2 फॉर्मेट पढ़ने हैं। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ना है, और बैलेंस शीट में हमें सब हेड्स को याद करना है, हेड्स और उसके सब हेड्स, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको या तो हेड्स दिया जाएगा, फिर उसके सब हेड्स पूछा जाएगा, या तो सब हेड्स दिया जाएगा और पूछेगा कि कौन से हेड्स पे आता है। वो था हमारा पार्ट 1। पहले पार्ट 1 बैलेंस शीट बनता है, उसके बाद पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। पर इसका फॉर्मेट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसका फॉर्मेट हम देख रहे हैं। क्योंकि आगे जब हम एनालिसिस करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो इस फॉर्मेट बेस्ड वहां पे न्यूमेरिकल्स होंगे, और जिसकी हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो ये हमने शुरू में बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और फ्री के नंबर मिलते हैं। अब आपके ऊपर, आप लेना चाहते हो, भंडारा है, लेना हो प्रसाद तो ठीक है, और नहीं देना हो तो ठीक है। एकदम फ्री का कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, माइनस और डिवाइड, सिर्फ माइनस और डिवाइड, बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये फॉर्मेट को आपको याद करने की जरूरत है, पर मैं आपको समझा देता हूं तो आपको ये याद भी हो जाएगा कि कैसे इसको याद करना है। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ठीक है, जो पार्ट 2 है और जो प्रिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस फॉर्मेट में, इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इस फॉर्मेट में हमने पहले भी बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और हमारे
कहना चाहिए कि जो हम पार्टनरशिप में बनाते थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, दोनों में सिर्फ इतना सा ही चेंज है कि यहाँ पे फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है और वहाँ पे फॉर्मेट कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं था। मतलब यहाँ की जो आइटम्स है डेफिनेट है कि उनका स्पेस क्या है, फिक्स है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर हमें रेवेन्यू फ्रॉम अगर ऑपरेशन लिखना है तो ऐसा नहीं कि इसको हम नीचे लिखते, नहीं, आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्मेट है आपके सामने वही फॉर्मेट है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम बनाते थे जब, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते थे जब फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, तो फाइनल अकाउंट में हमने देखा था कि सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद नीचे बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहाँ हम क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे, अपना नेट सेल्स। ठीक है, और इधर क्या लिखते थे, इधर हम लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हम सेल्स में डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, जो ट्रांसफर होकर हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था। अब हम क्या करते थे कि अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे और अदर इनकम क्या करते थे, ऐड करते थे, तो हमको निकलता था क्या, प्रॉफिट। मतलब अगर एक लाइन में बात करूं कॉन्सेप्ट की, कि अगर आपको किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आप क्या करोगे, जो टोटल इनकम है आपकी, जो आपकी टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में आप अगर टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, हमने दिन भर में जो सेल्स से इनकम जनरेट की या किसी भी फॉर्म में जो इनकम जनरेट की वो मान लो 20,000 की है। ठीक है, हमने जब रॉ मटेरियल या अपना जो भी स्टॉक मेंटेन किया था, उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमने 15,000 खर्च किए थे सुबह। ठीक, अब शाम को आपके पास 20,000 है, 15,000 आपने एक्सपेंस किए थे, तो मैंने कहा कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आया हमारा कितने का, 5,000 का। सेम यहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। मतलब आपको पहले टोटल इनकम को ऐड कर लेना है, उसके बाद एक्सपेंस को माइनस कर देना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है, ये फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन पे यहां तक का पार्ट आपको गिवन होगा, आपको सिर्फ फाइंड ये करना है और ये करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन एज इट इज इसी फॉर्मेट में दे देता है और कभी कभी क्वेश्चन फॉर्मेट में ना देके मिक्स्ड फॉर्म में देता है। तो जब मिक्स्ड फॉर्म में देगा क्वेश्चंस को तो आपको इस फॉर्मेट में पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है उससे हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को हम नेट सेल्स भी कहते हैं। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो कभी कभी नेट सेल्स के नाम से दिया रहता है और कभी कभी डायरेक्ट दिया रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ऐसा लिखा रहता है। ठीक, तो सबसे पहले जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसे लिखना है। ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर का कॉलम आपको पहले बनाना है, उसके बाद करंट ईयर का बनाना है। क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए करंट ईयर का डाटा पहले दिया रहता है और प्रीवियस ईयर का डाटा बाद में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन पे ऐसा दिया गया है तो आपको पहले प्रीवियस ईयर का डाटा लिखना है, उसके बाद करंट ईयर का डाटा आपको नोट करना है। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट सेल्स, उसमें हमें ऐड कर देना है अदर इनकम। अगर कोई भी अदर इनकम के नाम से आइटम दिया गया है तो अदर इनकम को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे 1+2 मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल इनकम, या इसी को हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक, इसी को आप टोटल इनकम भी लिख सकते हो और इसी को आप टोटल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू कैसे निकला है, 1+2 मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को हम क्या किया, जोड़ दिया। ये हमारा क्रेडिट साइड में हम लिखते थे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब टोटल इनकम हमारी आ जाती है तो उसके बाद हम अपने एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा लेस एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस की लिस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जिसे हम COGS भी कहते हैं। ये कई बार डायरेक्ट दिया रहता है और कई बार इसे निकालना पड़ता है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम बताएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे कंज्यूम निकालते हैं। उसके बाद है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। किसी भी क्वेश्चन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, एक दो एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए इजी लेवल का पेपर रहता है, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस एक साथ नहीं पूछेगा, मिनिमम कहना चाहिए मैक्सिमम 2 या 3 एक्सपेंसेस रहते हैं। तो आपको जो भी एक्सपेंसेस मिलेंगे उसे आपको क्या कर देना है, माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस को लिखने के बाद
टोटल एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस को, जितने ये एक्सपेंसेस हमको दिए गए इन सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद टोटल इनकम में से ये जो टोटल एक्सपेंस आया है, मतलब 3 - 4, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस, जितनी भी हमारी इनकम हुई है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 20,000 का, हमने एग्जांपल लिया 20,000 इनकम हुई है, एक्सपेंस 15,000 थे, तो टोटल इनकम 20,000 में एक्सपेंसेस का जो भी टोटल होगा 15,000 मान लेते हैं, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 3 - 4 मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर क्वेश्चन पे टैक्स गिवन है, क्वेश्चन पे अगर टैक्स गिवन है तो लेस कर देंगे क्या, टैक्स, तो आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बारे में क्वेश्चन पे बताया जाएगा कि टैक्स आपको किस पे कैलकुलेट करना है, और नहीं बताया जाएगा तो ये अंडरस्टूड है, टैक्स हमेशा ये जो प्रॉफिट आएगा, अगर सिर्फ परसेंटेज दिया है टैक्स का कि 5%, 10%, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर लेस कर देंगे हम टैक्स, तो आ जाएगा क्या हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, तो सिंपल सा फॉर्मेट था कि सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है, दैट इज नेट सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करना है, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। फिर टोटल इनकम में हमें एक्सपेंसेस को क्या करना है, माइनस करना है, जितने भी एक्सपेंसेस दिए रहेंगे, ठीक है, तो फिर सभी एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देना है, और टोटल इनकम में जब एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें भी अगर क्वेश्चन पे टैक्स गिवन है तो टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, अब हमने बताया कि ये पार्ट क्वेश्चन का गिवन रहेगा, आपको निकालना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब जब हम क्वेश्चंस को बात करेंगे, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब एनालिसिस करेंगे हम, तो वहां पे हम आपको बताएंगे, वैसे तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, और ये सी कॉलम है, और सी कॉलम कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, मतलब करंट ईयर के डाटा को, करंट ईयर के डाटा से प्रीवियस ईयर के डाटा को क्या करना है, माइनस कर देना है। उसके बाद परसेंटेज चेंज, तो ये निकलेगा सी अपॉन ए, सी ये, और ये प्रीवियस ईयर जो कि बेस ईयर है हमारा, इंटू 100, इसे हमें परसेंटेज में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट था, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम जब अगला चैप्टर करेंगे एनालिसिस, तो वहां पे हमें इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, और एकदम छोटा सा क्वेश्चन आता है, विदिन मतलब 5 मिनट्स के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपसे आना चाहिए। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।